अंदर आपको शब्द मिलेंगे ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर क्या होता है और वाइट मैटर क्या होता है ये समझ लो, क्योंकि जब रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको उसको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये जो हिस्सा होता है ना पूरा का पूरा, ये वाला, ये पूरा, ये ग्रे मैटर है। मैंने लिखा नहीं इस पे, ये है ग्रे मैटर। और जो एक्सॉन होता है ये होता है वाइट मैटर। ठीक है, ये होता है वाइट मैटर। अब आपने जब ब्रेन देखा है ना कभी, ये हमारा ब्रेन है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना पूरा का पूरा ग्रे होता है और अंदर वाइट होता है। आउटर लेयर जो होती है इसकी ग्रे मैटर की होती है, इंटरनल वाइट मैटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ न्यूरॉन्स है, डेंड्राइट, और उसकी पूंछ अंदर है, एक्सोन अंदर है, ये अंदर है, ये समझ में आ रही है। तो बाहर की साइड में बहुत ये क्या होते हैं, जो सेल बॉडी है ये बाहर की तरफ है सारी, और सबके एक्सोन क्या है अंदर, इसलिए बाहर का हिस्सा हमको ग्रे दिखाई देता है। जब आप पिक्चर भी देखेंगे तो आपको ये हिस्सा क्या मिलेगा, ग्रे, और अंदर क्या मिलेगा, वाइट। तो यही वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है। समझ में आ गई? इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए ग्रे मैटर क्या है और वाइट मैटर क्या है। ये जो इसकी सेल बॉडी है ये ग्रे होती है और एक्सॉन के बाद सारा वाइट होता है। तो ब्रेन के अंदर बाहर की साइड में ये जो बने हुए हैं ना, आउटर लेयर पे सारे के सारे सेल बॉडी होते हैं और अंदर की ओर एक्सॉन होता है सारा का सारा। इस तरीके से सिग्नल अंदर जाते हैं ब्रेन से। तो ये हिस्सा क्या है, बाहर की तरफ, और ये सारा ब्रेन के अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हमारे को बाहर की साइड में ब्रेन के चारों ओर ग्रे मैटर होता है और अंदर वाइट मैटर होता है। इसी का उल्टा होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। जब ये ब्रेन से सारी नर्व निकलती है, इतनी जल्दी स्पाइनल, मैंने बताया था ब्रेन से हमारी नर्व निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड में इकट्ठी होती है। ब्रेन से निकली स्पाइनल कॉर्ड ऐसे, ठीक है, और ये पूरी की पूरी सारी नर्व इसके अंदर से होकर के जाती हैं। जब हम स्पाइनल कॉर्ड को काटते हैं तो इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है इस तरीके से, और इसके अंदर ये वाला हिस्सा ग्रे होता है और ये वाला वाइट होता है। कभी भी देखेंगे ना स्ट्रक्चर, तो अंदर वाला हिस्सा ग्रे होगा, बाहर वाला वाइट। इसका मतलब सेल बॉडी अंदर है और एक्सॉन बाहर है। ब्रेन में क्या है, एक्सॉन अंदर है और सेल बॉडी बाहर। इसी को वाइट मैटर और ग्रे मैटर बोलते हैं। समझ में आ गया? अब जब दो न्यूरॉन्स आपस में जहां पर सिग्नल देते हैं, जब इसने इसको सिग्नल दिया, दूसरे ने कैच किया, तो ये जो हिस्सा है इसी को गैंग्लियन बोलते हैं, और इसको एक और नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, साइनप्स, साइनप्स भी बोलते हैं, गैंग्लियन भी बोलते हैं। मैक्सिमम आपको जो है वो साइनप्स ही मिलेगा लिखा हुआ, गैंग्लियन कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पे ये कनेक्शन होता है दोनों का, जहाँ से सिग्नल एक दूसरे को पास होता है, उसी को गैंग्लियन बोलते हैं या साइनप्स बोलते हैं। क्लियर? और जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, कल लिखवाया था मैंने, अभी यहाँ से क्या निकल रहा है, नॉर्मल कंडीशन में एसिटिलकोलाइन, और जब इमरजेंसी कंडीशन आएगी तो एड्रिनल ग्लैंड का बना हुआ एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन निकलेगा। उसी को एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं। कहीं पर एड्रेनलिन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं नॉर एपिनेफ्रिन मिलेगा, दोनों एक ही हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये समझ में आ गया? अब एक चीज और बताता हूँ थोड़ा सा।
ये पता है क्या है? स्पाइन। ये स्पाइन, यहीं से रूट निकलते हैं दोनों ऐसे। ठीक है, यहाँ से दो निकलती है, आगे आगे एक हो जाती है। इसी में एक मोटर है और एक सेंसरी, और आगे जाके एक होती है। यहीं से नर्व निकलती है जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स इतने लंबे होते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के पैर के अंगूठे तक पहुंच जाते हैं। इसका जो एक्सोन है वो इतना लंबा होता है। समझ में आ गई? हमारी स्पाइन से शुरू होकर के पैर तक पहुंच जाता है। एक ब्रेन से चला, स्पाइनल कॉर्ड तक आया, स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो सीधा हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरा एक लंबा लंबे लंबे होते हैं, लगभग 100 सेंटीमीटर तक भी लंबे होते हैं, जो पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। और किसी से टच नहीं होता कोई भी। करोड़ों की संख्या में होने के बाद अरबों खरबों में भी कोई किसी से टच है ही नहीं, सब दूर है और दूर से सिग्नल लेते हैं। अब मैंने कल बताया था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसके अंदर जो काम करता है न्यूरॉन, ये नर्व आई और ये हमारा टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे एक गैंग्लियन बनाते हैं। ठीक है, ये आया फिर ये चला गया टारगेट के पास, बीच में एक यहाँ गैंग्लियन बना दिया है। जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, मतलब हम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तब ये टारगेट से जो सिग्नल जाएगा वो एक लंबे रास्ते से जाएगा और गैंग्लियन जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। ठीक है, और ये वाला जो रास्ता है ये लंबा हो जाएगा, ये पाथवे लंबा हो गया। कल मैंने लिखवाया है शॉर्ट पाथवे और शॉर्ट टाइम। ठीक है ना, तो जब नॉर्मल कंडीशन है तो ये सिग्नल आराम से जाएगा लंबे रास्ते से और स्पाइनल कॉर्ड होकर ब्रेन में चला जाएगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो टारगेट ब्रेन से ये पास में हो जाएगा और ये फटाफट से चला जाएगा, यहाँ से तुरंत इसको सिग्नल देगा, ये रास्ता छोटा हो जाएगा तो गैंग्लियन के पास में आ जाएगा और छोटे रास्ते से ब्रेन को जल्दी से सिग्नल पहुंचा देगा। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। समझ में आ गया? इसी को सर इसकी लाइफ भी रहती है क्या सेल्स की तरह से? प्री गैंग्लियन और इसको पोस्ट गैंग्लियन बोलते हैं। क्या सर? ये प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन, ये प्री गैंग्लियन है, ये पोस्ट गैंग्लियन, और बीच में गैंग्लियन है ये। ठीक है सर, जो न्यूरॉन्स हैं ये 10% जो अपने आप को डेवलप करते हैं, उनका कोई अलग नाम भी है क्या? नहीं, उसमें साइटोसोम नहीं है, सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम है, साइटोसोम नहीं है, सेंट्रोसोम बोलते हैं। कुछ और रह गया तो देखता हूँ, किसी का क्वेश्चन आ रहा है कुछ? इसमें न्यूरोथेरेपी क्या काम करता है ये सिस्टम में? जैसे कि हम न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। न्यूरॉन्स की सफाई भी तो सर, जैसे ब्लड क्लोटिंग की सफाई भी तो होती है, तो उस टाइम पे वो न्यूरॉन्स कम होते हैं, वो 10% ही जो अपने आप को मतलब पूरे कर लेते हैं। वही ग्रोथ बना करके कैंसर का कारण बनते हैं। न्यूरॉन्स की अगर ग्रोथ होगी तो कैंसर होगा। सबके होगा ये नहीं मैंने कहा, सबकी होगी ऐसा नहीं मैंने मैं बोला। ये कह रहा हूँ ब्लड को, जैसे न्यूरोथेरेपी से हम ब्लड क्लोटिंग हटाते हैं, तो ब्लड क्लोटिंग हटने के बाद न्यूरॉन्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे, वो तो कैंसर में नहीं आते हैं। नहीं, देखो ब्रेन में कोई चोट लगी या ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन अपने आप में इतना टाइट पैक है कि उसके अंदर जरा सी हवा भी नहीं जा सकती, वो एक लेयर में पैक है, हार्ड डिस्क की तरह। और वो कौन सी लेयर है? पेरिटोनियम।
मेनिंजिटिस कल भी बताया था मेनिंजाइटिस मैनेजेस वो जो 3 लेयर है उसके अंदर टाइट पैक है, उसमें हवा भी नहीं जा सकती। जब ब्रेन हेमरेज हुआ तो ब्रेन हेमरेज होने से क्या हुआ, वहाँ पर कुछ ब्लड की बूंदें गिर गई। हेमरेज में ब्लड ही तो निकलता है, अब कुछ ब्लड निकल गया, अब वो ब्रेन के कुछ हिस्से पे फैल गया, कोई जगह तो है नहीं उसके अंदर। अब वो फैल गया तो उसने क्या किया, उतने हिस्से पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, और उतने हिस्से में जब प्रेशर बनेगा तो उतने हिस्से के न्यूरॉन्स खत्म हो जाएंगे, और वो न्यूरॉन्स जिस शरीर के पार्ट पर इफेक्ट कर रहे हैं, जो उसको मोटर के नर्व के द्वारा जो ये उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, जहाँ वो अपना काम करा रहे हैं, वो जब इफेक्ट हो जाएगा तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। ऐसे ही जब ब्लॉकेज होती है, जिसको इंफाक्ट बोलते हैं, उससे भी पैरालाइज होती है। हट जाता है ब्रेन जगह से। इंफ्राक्ट जब होता है ना, ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ब्रेन इतना टाइट होता है, हाँ पोजीशन सरक जाती है, इसलिए हाँ, उसके अंदर जो इंफ्राक्ट बोलते हैं उसको। जो कल मैंने बताया था 2 हेमिस्फीयर है ऐसे, इसको बोलते हैं मिड लाइन। ये मिड लाइन ही शिफ्ट हो जाती है, मिड लाइन वो सही कर रहे हैं। मिड लाइन क्या होगा, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी किसी चोट लगने से, एक्सीडेंट होने से। जब MRI आप देखेंगे ना, CT स्कैन, उसमें यही देखा जाता है इसकी मिड लाइन कितनी शिफ्ट हुई है, राइट हुई है, लेफ्ट हुई है, कितनी डैमेज है। और कईयों की तो ये पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है ऐसे, और कईयों की क्या होती है, ऐसे हो जाती है। इसको मिड लाइन बोलते हैं। जब आप CT स्कैन देखना शुरू करेंगे तो आपको उसके अंदर सारी चीज़ें दिखाई देंगी। उसके अंदर अगर स्कल टूट गया तो वो भी दिखाई देगा। हेमरेज अंदर हुई है या स्कल के बाहर हुई है, मतलब बाहर से चोट लगने से हेमरेज, अंदर ब्लड क्लॉटिंग हुई है तो बाहर दिखाई देगी, अगर अंदर से हुई है तो वो अंदर की दिखाई देगी। वो जब आप, वो अलग विषय है, वो रिपोर्ट्स पढ़ने का विषय। तो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर होता है, क्योंकि हम ब्रेन का क्लॉट, अगर ब्रेन में कोई क्लॉटिंग है, देखो मैंने पहले भी क्लास में 2 बार बता चुका हूँ।